सो हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में थोड़ा कुछ अलग करने वाला हूँ। अलग मतलब ऐसा नहीं कि मैं गाना गा के बताऊँगा, ऐसा नहीं। तो अलग ऐसा है कि मुझे कमेंट्स में डिमांड आई थी कि हाउ टू ब्रेन स्टॉर्म ड्यूरिंग आंसर्स। मतलब कैसे आप मतलब कोई मुझसे पूछा था कि आप कैसे पॉइंट सोचते हैं आंसर लिखने से पहले। तो इस बार मैंने क्या किया है कि मैंने आंसर आज पहले ही लिखा। मैंने टाइमर लगाया और टाइमर के साथ मैंने, जैसा कि 10 मार्कर होता है उसके लिए 7 मिनट में लिखना होता है, और जो 15 मार्कर होता है वो 11 मिनट में लिखना होता है। तो मैंने ऐसा किया, मैंने आंसर लिखा टाइम में। उसके बाद मैंने क्या किया कि फिर मैंने देखा कि मैंने मतलब कैसे पॉइंट्स सोचे थे, तो वो मैं आपको वीडियो में बताऊंगा। तो आज मैं आंसर लिख के नहीं बताऊंगा, आंसर मैंने आज लिख लिया पहले, ठीक है। टाइम और मैं टाइम लिमिट में लिखा है, ठीक है। और उसमें मैंने ब्रेनस्टॉर्म कैसे किया, मैंने कैसे पॉइंट सोचे बिना मुझे कुछ पता हुए, ठीक है। तो मैंने ऐसे ऐसे क्वेश्चन पिक किए थे जिनमें मुझे कुछ भी नहीं आता, PYQ उठाए लेकिन मुझे कुछ भी नहीं आ रहा था उनमें, ठीक है। और उनमें मैंने सोचा विद इन द टाइम। और मैंने क्या कैसे सोचा, कैसे मैंने पॉइंट्स फ्रेम किए, वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो पॉइंट्स फ्रेम करने की एक जो अप्रोच है, जिसे अपन पेस्टल अप्रोच कहते हैं, तो उस पर मैं ऑलरेडी काफ़ी सारी वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। 2-3 वीडियो बना चुका हूँ, ठीक है। तो पेस्टल होती है लेकिन पेस्टल हर जगह यूज़ नहीं होती है, ये दिक्कत है। पेस्टल जब यूज़ होगी तब आपको मल्टीपल डायमेंशन लिखा हो क्वेश्चन में, या फिर मल्टीपल डायमेंशन आपको देने हो, ठीक है। और लेकिन हर चीज़ के मल्टीपल डायमेंशन नहीं दिए जा सकते ना। कुछ कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, जैसे मान लो अब ये क्वेश्चन था, तो ये मैं बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन था हाउ डू मेल्टिंग ऑफ द आर्कटिक आइस, ठीक है। एंड दिख रहा है ना ऊपर, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। तो हाउ डू मेल्टिंग ऑफ द आर्कटिक आइस एंड ग्लेशियर्स ऑफ द अंटार्कटिक डिफरेंटली अफेक्ट द वेदर पैटर्न एंड ह्यूमन एक्टिविटीज़ ऑन द अर्थ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जो आर्कटिक में जो आइस मेल्ट हो रही है, देखो ये अपनी अर्थ है ऐसी इस तरह से। तो आर्कटिक ऊपर वाला एरिया होता है आर्कटिक, ये नीचे वाला अंटार्कटिक होता है। तो आर्कटिक में जो आइस मेल्ट हो रही है, ठीक है, और अंटार्कटिक में जो आइस मेल्ट हो रही है, तो उनमें डिफरेंस क्या है, उससे ह्यूमन वेदर पे और ह्यूमंस पे कैसे अलग अलग इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। अंटार्कटिक नीचे वाला और आर्कटिक ऊपर वाला। तो आर्कटिक से क्या अलग इम्पैक्ट पड़ रहा है और अंटार्कटिक से क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है। अपन को पता है कि आइस मेल्ट होने से हाँ ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ये सब हो रहा है, लेकिन आर्कटिक अंटार्कटिक से कैसे अलग अलग इम्पैक्ट कर रही है, अब ये बताना है। तो ये काफ़ी सोचने वाला आंसर था, इसका बारे में मुझे कुछ नहीं पता था, ठीक है। तो मैंने एक जनरली मैंने क्या किया, पहले देखो 30 सेकेंड लेके मैंने ये जरा सोचा। पहले मैंने तो एक नॉर्मल से इंट्रो लिख दिया कि मेल्टिंग ऑफ आर्कटिक एंड अंटार्कटिक आइस आर मेल्टिंग ऑफ आर्कटिक एंड अंटार्कटिक आइस आर डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़ विच लेड टू इंक्रीज इन ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो मैंने बता दिया क्या कॉजेज है, क्यों हो रहा है इस तरह से। कॉज बताई, कॉज पूछा नहीं है अपन को इफेक्ट पूछा है। मैंने फिर भी कॉज कॉज देखो इफेक्ट पूछा है, मैंने कॉज बता दिया इंट्रो में, ठीक है। अब देखो अब इफेक्ट बताना है, तो पहले मैंने हेडिंग डाली मेल्टिंग ऑफ आर्कटिक आइस, ठीक है। तो अब मैंने सोचा कि यार अब क्या लिखना है, तो मैंने सोचा, मतलब मुझे सबसे पहला पॉइंट ये आया दिमाग में कि आर्कटिक में आपको पता है कि देयर इज़ नो लैंड, मतलब कोई ज़मीन नहीं है वहाँ पे, सिर्फ आइस की ग्लेशियर्स बने हुए हैं, ठीक है। आर्कटिक में नो लैंड, ठीक है। इसमें आप ऐसे बना के दिखा भी सकते थे आर्कटिक ऐसे ग्लोब, वो उस टाइम में सोच नहीं पाया था, ठीक है। और इसमें यहाँ पे लैंड मास है अपना अंटार्कटिका, आपको पता है काफ़ी बड़ा कॉन्टिनेंट है, मतलब जो शायद आई थिंक एशिया की बात सेकेंड, एशिया अफ्रीका के बाद थर्ड पे आता है अंटार्कटिक। तो अंटार्कटिक में लैंड मास है, ठीक है, उसके ऊपर आइस जमी हुई है। और आर्कटिक में कोई लैंड मास नहीं है, सिर्फ आइस ही आइस है इस तरह से। तो मैंने सोचा कि पहला पॉइंट ये सोचा कि एब्सेंस ऑफ लैंड मास इन द आर्कटिक रीजन लेड टू इंक्रीज इन सी लेवल सबमर्जेंस ऑफ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आइस पिघलेगी, ठीक है, तो क्या होगा, सी लेवल बढ़ेगा सब। ये पॉइंट तो आ नहीं था कि ठीक है लैंड मास नहीं है तो सीधा आइस ही आइस है, आइस, ठीक है। यहाँ पे आइस सेम क्लाइमेट चेंज में यहाँ पे आइस ज़्यादा पिघलेगी, यहाँ पे सिर्फ आइस ही आइस है, यहाँ पे लैंड मास है, तो इस तरह से तो उससे क्या होगा, क्या सी लेवल बढ़ेगा और सबमर्जेंस ऑफ लो लाएंगे, जो नीचे निचले हिस्से के जो एरियाज हैं वो सबमर्ज हो जाएंगे। जैसे बांग्लादेश आपको पता है कि डूब रहा है, ठीक है। आप इंडोनेशिया का एग्जांपल ले सकते हैं, इंडोनेशिया ने अपनी कैपिटल शिफ्ट कर दी है क्लाइमेट चेंज की वजह से, क्योंकि वो जो जकार्ता जो कैपिटल थी वो डूब रही थी इस तरह से। तो उसने ईस्ट कलिमंटन करके कैपिटल बना दी है, ठीक है। अब देखो, अब अगर मान लो आर्कटिक में अगर क्या बोलते हैं, आर्कटिक दिख रहा होगा ये आंसर में, हाँ। तो मैंने लिखा अगला पॉइंट, डिग्रीज अल्बीडो ऑफ द सरफेस, ठीक है, एस नियरली 2% ऑफ द सनलाइट इज रिफ्लेक्टेड बाय द आइस, ठीक है, इंक्रीज, ठीक है। अब मैंने जैसा लिखा कि अगर मान लो कि अगर आर्कटिक की आइस पिघल गई, ठीक है, तो क्या होगा, अल्बीडो जानते हो, अल्बीडो एनसीईआरटी में पढ़ा होगा ज्योग्राफी में। अल्बीडो होता है कि कितनी सनलाइट आ रही है अर्थ पे, ठीक है, और वो रिफ्लेक्ट होकर जा रही है, ठीक है। जैसे मान लो ये सन है, ठीक है, सन रेस आती हैं, ठीक है, ये अर्थ पे आ रही हैं, ठीक है।
अब अर्थ की कोई टेंडेंसी होती है जिसको वो जिससे वो सनलाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, उसको अपन अल्बीडो बोलते हैं, ठीक है। अब देखो सनलाइट सबसे ज़्यादा किस चीज़ से रिफ्लेक्ट होती है, मिरर वगैरह से, वाटर से होती है, मतलब ऐसे फ्लैट जो ट्रांसपेरेंट सरफेस होंगे उससे ज़्यादा रिफ्लेक्ट होगी। तो वाटर हुआ, ठीक है, आइस हुआ, इनसे ज़्यादा रिफ्लेक्ट होती है। अब आइस जो चीज़ हैं जो अंटार्कटिक और आर्कटिक और अंटार्कटिक में, तो वो आइस सनलाइट को रिफ्लेक्ट करती हैं, ठीक है। अगर वो आइस शीट पिघल गई तो अल्बीडो क्या हो जाएगा, सनलाइट रिफ्लेक्शन कम हो जाएगा और अल्बीडो कम हो जाएगा अर्थ का। अब रिफ्लेक्शन को कम होगा तो सनलाइट ज़्यादा एब्जॉर्ब होगी, और अल्बीडो कम हो रहा है तो एब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा, ठीक है। तो उससे क्या होगा, अपना गर्मी ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है, ठीक है, इंक्रीज ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है, इस तरह से। और 2% जो टोटल सनलाइट है वो अपना आइस रिफ्लेक्ट करती है, ठीक है, ग्लेशियर आर द मेजर सोर्स ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। रिफ्लेक्शन नहीं होगा तो एब्जॉर्प्शन होगा तो हीट बढ़ेगी, गर्मी बढ़ेगी, ठीक है। आप इधर देखो, अब अगला पॉइंट फिर मैंने ये सोचा कि देखो अब सीधी बात है कि आर्कटिक की आइस पिघलेगी तो मरीन लाइफ इम्पैक्ट तो पड़ना ही पड़ना है, क्योंकि देखो कुछ मरीन लाइफ है जो अफेक्ट मरीन लाइफ ऑफ द आर्कटिक रीजन, जो माइग्रेट करके जाती हैं, ठीक है, आर्कटिक में, जैसे गर्मियों के टाइम, जैसे आर्कटिक टर्न का आपने नाम सुना होगा। एक आर्कटिक टर्न एक माइग्रेटरी बर्ड है, ठीक है, जिसका सबसे लॉन्गेस्ट माइग्रेशन रूट सबसे लंबा होता है बर्ड में, ठीक है, वर्ल्ड में, ठीक। तो ये माइग्रेटिव बर्ड है, आर्कटिक जाती है गर्मी के टाइम पे। तो अब उधर आइस पिघल जाएगी तो ये इन स्पीसीज़ का इफेक्ट, इनका माइग्रेशन पैटर्न इफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये मैंने एक रैंडम पॉइंट लिखा है कि इसने एक जैसे इस तरह से इसने पूछा था कि वेदर पैटर्न ह्यूमन एक्टिविटीज़ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो मैंने भी एक पॉइंट लिख दिया कि डिफिकल्ट फॉर ह्यूमंस टू वर्क, जैसे कि टेम्परेचर इंक्रीज होगा, ठीक है, अब तो प्रोडक्टिविटी कम होगी, ज़्यादा गर्मी पड़ेगी तो आप ऑब्वियसली काम कम होता है, ठीक है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाता है, एक आइडियल टेम्परेचर होता है शायद 20 to 25 डिग्री सेल्सियस ह्यूमन प्रोडक्टिविटी के लिए आइडियल माना जाता है। ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने लगता है तो प्रोडक्टिविटी कम होने लगती है, ठीक है। अब अंटार्कटिक पर बात आते हैं, ठीक, अंटार्कटिक में लैंड मास है, ठीक है, लैंड मास है तो अब देखो क्या होगा, इधर आर्कटिक में लैंड मास नहीं था अपना, ठीक है, अंटार्कटिक में लैंड मास है, क्या होगा कि देखो अब जब आइस पिघल रही है, ठीक है, ठीक, आर्कटिक में अगर आइस पिघल रही है तो वो नॉर्मली सी लेवल बढ़ा रही है नॉर्मल, ठीक है। अंटार्कटिक में क्या होगा, ये मैं सोचा है, ठीक है, अभी जरूरी नहीं सही हो या नहीं, ये मैं सोचा खुद से ब्रेनस्टॉर्म किया कि हाँ लैंड है तो क्या होगा कि अगर आइस, अब देखो अंटार्कटिक में आइस पिघलेगी, ठीक है, तो लैंड जो है ज़मीन वो एक्सपोज होगी सनलाइट के लिए, ठीक है। आइस पिघल गई, उससे सी लेवल तो बढ़ा ही बढ़ा, साथ में जो लैंड है वो एक्सपोज हुआ सनलाइट के लिए, लैंड क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, मोर हीट को, आया समझ में। तो लैंड ज़्यादा हीट को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, लैंड जल्दी गर्म हो जाता है पता है, तो और उससे ज़्यादा क्या होगा, उससे और क्या होगा, मोर लैंड विल बी एक्सपोज टू सनलाइट, इनकीज एब्जॉर्ब, और ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगा हीट को, जिससे और ज़्यादा हीटिंग होगी, फर्दर मेल्टिंग होगी, आइस और ज़्यादा मेल्ट होगी, आ रहा है समझ में, ठीक है। तो अंटार्कटिक का डबल इम्पैक्ट पड़ रहा है अंटार्कटिक में क्या बोलते हैं आइस मेल्टिंग का, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे लैंड एक्सपोज हो रहा है सनलाइट के लिए, जो और एब्जॉर्ब कर रहा है और ज़्यादा मेल्टिंग हो रही है, ठीक है। अब देखो लैंड बेस्ड एनिमल्स कुछ कुछ होते हैं जो वहाँ पे रहते हैं, जैसे कि हर एनिमल जमीन से पानी में तो रहता नहीं, ठीक है, तो कुछ लैंड बेस्ड एनिमल जैसे पेंगुइन्स हुए, पोलर बियर हुए, ठीक है, जो अंटार्कटिक में रहते हैं, तो वो क्या बोलते हैं, अब वहाँ पे यार पूरा क्या बोलते हैं आइस माइस सब खत्म हो गई, तो कहाँ पोलर बियर कहाँ पे अपनी वो क्या बोलते हैं अपनी क्या बोलते हैं उसे, हाइबरनेशन कहाँ पे करेगा बताओ, हाइबरनेशन इम्पैक्ट हो जाएगा, आइस के नीचे छुप जाते हैं वो लोग, तो पेंगुइन्स भी हाइबरनेशन करती हैं इस तरह से, वो इम्पैक्ट हो जाएगा। अब देखो अंटार्कटिक रीजन में काफ़ी ज़्यादा रिसर्च स्टेशन है कंट्रीज़ के, ठीक है, ये मैं काफ़ी न्यूज़ में चलते रहते हैं, ठीक है, मुझे इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं पता था, ये मैं सब पॉइंट्स खुद से क्रिएट किए सोच सोच के, ठीक है। तो आपने सुना होगा मैत्री और भारती जो रिसर्च स्टेशन है, तो सीधी सी बात है, और आइस पिघल गई तो वो डीपली हीट हो जाएंगे, मतलब डूब जाएंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। ये मैं सोचे हैं, हो सकता है इनमें से पॉइंट काफ़ी गड़बड़ हो, लेकिन एग्जाम में आप क्वेश्चन नया आता है तो आपको दिमाग लगाना पड़ता है, तो सीधी सी बात है, मैंने भी दिमाग लगाया अपना, ये न्यूज़ में था तो इससे मैंने कुछ रिलेट करके कि हाँ देखो अंटार्कटिक में आइस पिघल गई तो ये हिट हो जाएंगे इस तरह से, ठीक है। अब थर्मो हेलाइन सर्कुलेशन, ये मैंने ज्योग्राफी में पढ़ रखे थे आपने कि जो ओशियन करेंट्स वगैरह हैं, ठीक है, अब क्या होगा कि जैसे जैसे आइस पिघलेगी तो फ्लड बढ़ेंगी, हीट वेव बढ़ेंगी, सुनामी, 10 चीज़ें होंगी, ठीक है। तो अपने थर्मो हेलाइन सर्कुलेशन वगैरह भी इफेक्ट हो जाएंगे, जिससे पूरा का पूरा वेदर पैटर्न इफेक्ट हो जाएगा, तो कहीं पे ज़्यादा बाढ़ आएगी, कहीं पे सुनामी आएगी, कहीं पे ड्रॉट होएंगे, सब चीज़ें होंगी, तो ये कहीं ना कहीं पूरा क्लाइमेट की साइकिल है उसको एम्पलीफाई करेगा, ठीक है, जिसे शायद अपन आर्कटिक एम्पलीफिकेशन बोलते हैं। आर्कटिक एम्पलीफिकेशन एक टर्म है जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, रिपोर्ट में भी आया था एम्पलीफिकेशन, ठीक है, ये लिखना भूल गया मैं, लेकिन ये भी एक अच्छा पॉइंट है, ठीक है।
तो ये भी आप लिख सकते थे। तो ठीक है, ये पॉइंट मुझे कुछ नहीं आ रहा था, मैं खुद से क्रिएट किए हैं कि हाँ लैंडमार्क है, यहाँ नहीं है, ठीक है, यहाँ पे एल्बिडो बढ़ जाएगा, कुछ ना कुछ ज्योग्राफी के टर्म्स डाल के आंसर बनाया है मैंने। और जब जगह बच रही थी तो मैंने क्या किया कि हाउ कैन वी कर्व ग्लेशियर मेल्टिंग, ठीक है, कैसे कर सकते हैं। तो अपन जो CO2 इमिशन कम करो, कैसे अपन को रिन्यूएबल एनर्जी यूज़ करके, सोलर और विंड एनर्जी, कार्बन फुटप्रिंट कम करो कि भैया ये मिशन लाइफ चल रहा है, और ठीक है, पंचामृत वगैरह 10 चीज़ें। उसके बाद अपन ने बोला कि अल्बिडो बढ़ाओ, अल्बिडो आर्टिफिशियल टेक्निक से बढ़ाओ, जैसे कि स्ट्रेटोस्फेरिक सल्फर इंजेक्शन है, इससे क्या बोलते हैं क्लाउड्स बढ़ जाएंगे। तो ऐसा कुछ होता है कि क्लाउड, आर्टिफिशियल क्लाउड क्रिएट करके अपन क्या बोलते हैं रिफ्लेक्शन बढ़ा सकते हैं सनलाइट का, जिससे कि अपना गर्मी कम बढ़े, ठीक है। उसके बाद अपन ग्लोबल कॉन फ्रेमवर्क लाओ, जैसे आर्टिक कोड है, अंटार्कटिक कोड है, इन सबको अच्छे सा स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। फिर मैंने कंक्लूजन में लिख दिया कि आर्टिक और अंटार्कटिक आइस मेल्टिंग का काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है, जिसको अपन अब मेजर से कर्व कर सकते हैं, ठीक है। मैंने कंक्लूजन में भी जो समरी सा लिख दिया जो आंसर में था, इस तरह से, ठीक है। अब देखो क्या बोलते हैं, ये वाले क्वेश्चन था एक इंटरलिंकिंग और रिवर वाला, ठीक है। ये काफ़ी यार न्यूज़ में रहता है, लेकिन इस पर मेरे पास कुछ कंटेंट प्रिपेयर नहीं था। और ठीक है, अब क्वेश्चन आया मड्डी डायमेंशन इम्पैक्ट बताओ, ठीक है। क्या बोलते हैं, इंटरलिंकिंग और रिवर कैन प्रोवाइड वाइबल सॉल्यूशन टू द मड डायमेंशनल इंटररेटेड प्रॉब्लम्स ऑफ ड्रॉट, फ्लड और इंटरप्टेड नेविगेशन क्रिटिकली एग्जामाइन, ठीक है। तो क्या बोलते हैं, इंटरलिंकिंग और रिवर की वजह से ड्रॉट कैसे सॉल्व हो रहा है, फ्लड कैसे सॉल्व हो रहा है, और नेविगेशन की कैसे हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो मुझे कुछ याद नहीं आ रहा, तो मुझे केनवर्थ लिंक का याद आ रहा, तो मैं वो डाल दिया कि इंटरलिंकिंग और रिवर विल प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन रिड्यूसिंग ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ऑफ फ्रेट, ठीक है। जैसे केनवर्थ लिंक का एग्जांपल दे दिया मैंने इसमें, ठीक है, ये मुझे आ रहा था तो उस टाइम पे दिमाग में। अब इंटरलिंकिंग और रिवर से अपन ड्रॉट को टैकल कर सकते हैं कि देखो जो पानी हो जाएगा, तो क्या बोलते हैं, जो पानी जहाँ पे बॉर्डर स्ट्रेस एरिया जो है, ठीक है, स्ट्रेस एरिया वाटर स्ट्रेस, तो वहाँ पे पानी जाएगा, ड्रॉट की प्रॉब्लम टैकल होगी। जैसे इंद्रायणी कैनल का एग्जांपल आ रहा था दिमाग में, तो वो डाल दिया मैंने, ठीक है। हो सकता है कि कोई एग्जाम में कहीं पे फिट ना बैठा हो सकता है मेरा आंसर परफेक्ट ना हो सकता है पूरे नंबर ना मिले, नहीं ठीक है, मैंने जो उस टाइम सोचा मैं वो बता रहा हूँ कैसे कैसे आप ब्रेन स्टॉर्म करें, मेरा ये बेसिकली ये पॉइंट है, ठीक है। अब देखो एग्रीकल्चर, अब पानी आएगा तो मैंने अगला पॉइंट बना दिया कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। जैसे ड्राई एरिया से जाएगा, ठीक है, जैसे केन विजुअल लिंक कहाँ से निकल रहा है, बुंदेलखंड रीजन से निकल रहा है, बुंदेलखंड रीजन थोड़ा ड्राई है, ये हमारे साइड का ही रीजन है, तो मुझे थोड़ा पता था इसके बारे में। तो केन विजुअल लिंक निकलेगी तो पानी मिलेगा, तो एग्रीकल्चर एक्टिविटी इंप्रूव होगी, ठीक है। फार्मर सुसाइड डिक्रीज होंगी, ये मैं सोशल लेवल पे सोचा है, पैसल जैसे ही सोच रहा था मैं, ठीक है। तो सोशल कॉस्ट क्या होगा, अब ठीक है, ड्रॉट कम होंगे, तो ठीक है, ऑब्वियसली बात, ड्रॉट एक मेजर रीज़न है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी रीज़न कम रहती है, और फार्मर अब किसान इतना जितना लगाता है उतना उसको मिलता नहीं है, तो इससे इस फार्मर सुसाइड का भी एक रीज़न यही है कि ड्रॉट भी, जैसे वेदर रीज़न में जो होती है फार्मर सुसाइड, तो वो कम होंगी, मैंने इस तरह से लिख दिया एक। आप ये फ्लड कैसे टैकल कर सकते हैं, तो अब देखो, अब ड्रॉट में मैंने लिखा था कि वाटर स्ट्रेस एरिया में जाएगा, अब बॉर्डर सरफेस एरिया से अपन पानी निकाल लेंगे, ठीक है, ठीक है। तो जैसे कि अपन ने आपको पता है गोदावरी रीजन जाना जाता है फ्लड के लिए, तो मैंने ऐसा डाल दिया गोदावरी कृष्णा लिंकेज हो जाएगा, तो गोदावरी रीजन में फ्लड कम हो जाएंगे, ठीक है। एक्सेस वाटर को ड्रेन करके क्या बोलते हैं, अब जो डैम में बना देंगे अपन, जिससे अपन ओवरफ्लो रोक सकते हैं नदियों में, ठीक है, इस तरह से। अब नेविगेशन में कैसे हेल्प करेगा कि नेविगेशन वगैरह और इन सब चीज़ों में तो अपन फ्रेट की कॉस्ट रिड्यूस कर सकते हैं अपन, ठीक है, मार्केट तक पहुंचने के लिए, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि रिवर मोड जो होते हैं वो चीपेस्ट मोड, रिवर और जो शिपिंग मोड होते हैं वो चीपेस्ट मोड होते हैं ट्रांसपोर्ट के, ठीक है। कनेक्टिविटी बढ़ जाएगी लोगों के बीच में, जैसे आपको पता है कि अभी वर्ल्ड की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज स्टार्ट हुई है फ्रॉम वाराणसी टू डिब्रूगढ़, ठीक है। और क्या अपन वार्निंग सिस्टम जो फ्लड वगैरह और फ्लड सेंसर और ड्रॉट वगैरह इनके वार्निंग अपन इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक, कनेक्टिविटी होगी तो अपन फ्लड को कंट्रोल भी कर सकते हैं, ठीक है। और अर्ली वार्निंग सिस्टम भी इम्प्रूव हो सकते हैं, ठीक है, अर्ली वार्निंग सिस्टम, ठीक। तो ये काफ़ी सारे पॉइंट बन रहे हैं इसमें, तो ये मैंने खुद से सोच के बनाया, हो सकता है कुछ गड़बड़ हो सकते हैं पॉइंट, ठीक है। अब एनवायरमेंटल क्या बोलते हैं एनवायरमेंटल पॉल्यूशन कंट्रोल करा जा सकता है, मैंने सोचा एनवायरमेंटल पे क्या इम्पैक्ट होगा, तो पेस्टल के अप्रोच में सोच रहा था। तो सोशल अप्रोच जैसे मैंने सोचा कि सुसाइड कम होंगी, ठीक है, ई से एनवायरमेंटल होता है,
ठीक है। तो मैंने टेक्नोलॉजिकल मैंने सोचा कि यार फ्लड सेंसर वगैरह लगाएंगे तो फ्लड अपन अर्ली वार्निंग सिस्टम इम्प्रूव कर सकते हैं। एनवायरनमेंट में मैंने सोचा कि यार एनवायरनमेंट में क्या होता है कि देखो अब बड़ी सी नदी होगी, ठीक है, बड़ी रिवर है तो उधर पॉल्यूशन ज़्यादा है, ठीक है। अब मैंने रिवर में कैनल्स बना दी बहुत सारी, ठीक है, तो रिवर में पानी का लेवल थोड़ा कम होगा तो पॉल्यूशन कंट्रोल करना थोड़ा आसान होगा, ये मैंने सोचा इस तरह से। और मैंने इकोनॉमिक इम्पैक्ट सोचा कि रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं अपन ट्रांसपोर्ट एंड शिपिंग के थ्रू, जिसको अपन डेवलपमेंट में यूज़ करते हैं रीजन के लिए, ठीक है। अब जो क्रिटिकली एग्जामाइन कीवर्ड था तो इसमें अपन को नेगेटिव इम्पैक्ट भी लिखने थे कि, लेकिन वो मैं लिख नहीं पाया टाइम की कमी की वजह से, ठीक है। तो नेगेटिव ये बताना था कि इंटरलिंकिंग और रिवर से क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से सोच सकते थे कि इंटरलिंकिंग के क्या हो सकते हैं। देखो अभी अपन सोचें तो, ठीक है, तो क्या हो सकता है कि देखो जैसे कि अब रिवर इंटरलिंक कर दी, ठीक है, गंगा यमुना इंटरलिंक कर दी मान लो, तो अब जो गंगा रिवर डॉल्फिन है, ठीक है, ये मैं अभी सोच रहा हूँ ऐसे ही, ठीक है, डॉल्फिन है, ठीक है, वो तो गंगा में सर्वाइव करने के लिए बनी है, लेकिन गंगा यमुना का पानी इंटरलिंक हो गया तो हो सकता है इनके साइकिल पे इफेक्ट पड़े, इनकी लाइफ साइकिल पे, इनके फूड हैबिट्स पे इफेक्ट पड़े, ठीक है, तो हो सकता है, हाँ ठीक है, तो ये इम्पैक्ट हो सकता है। और सोचो, और इंटरलिंक करेंगे तो वैसे ही तो पानी है नहीं इंडिया में, मानसून डिपेंडेंट है अपना, रिवर्स जो है पेरेनियल नहीं है, ठीक है, पेरेनियल नहीं है बहुत सी रिवर्स, ठीक है। तो रिवर में पानी वैसे ही कम है, आप और इंटरलिंक कर दो तो वैसे ही और पानी कम बचेगा, ठीक है। साउथ की रिवर्स तो वैसे ही ज़्यादा पानी नहीं आता है, हिमालयन कुछ हिमालयन वाली रिवर्स जो है गंगा यमुना जो नॉर्थ की है वो तो ठीक भी है, लेकिन साउथ में तो वैसे ही पानी कम है रिवर्स में। और सोचो, और इंटरलिंकिंग का क्या हो सकता है, स्टेट्स जो है नाटक देते हैं, ठीक है, तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म नहीं है, फेडरलिज्म नहीं है, ठीक है, ठीक है। तो स्टेट्स के बीच में तो इंटरलिंकिंग में वो प्रोजेक्ट चलते हैं, सालों साल चलते रहते हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है कि जो रिवर इंटरलिंक उधर प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं है, ठीक है, क्योंकि रिवर इंटरलिंक करने के लिए बहुत पैसा लगता है, कैनल वगैरह बिल्ड करनी पड़ती है, तो वहाँ पे प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं हो रही है। पीपीपी मोड लाने चाहिए अपन को, ठीक है। वे फॉरवर्ड भी लिख सकते थे इसमें अपन जगह बचा के कि पीपीपी मोड से थोड़ा फाइनेंसिंग करनी चाहिए इस तरह से। और क्या दिक्कतें आ सकती हैं, ठीक है, ये सब हो गया। और टाइम कंज्यूम होते हैं प्रोजेक्ट, काफ़ी टाइम लगता है, ठीक है, बनने में, इस तरह से। तो नेगेटिव पॉइंट भी काफ़ी सोच सकते थे अपन, ठीक है। ब्रेनस्टॉर्म मतलब वही हर बार आप पैसल अप्रोच तो आप हर जगह लगा ही सकते हो, ठीक है। पैसल अप्रोच ब्रेनस्टॉर्म करने के लिए आप सोचो उसमें, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो आप एक तरीका और मुझे किसी ने बताया था कि जैसे मान लो GS1 है, तो GS1 के आप आंसर लिख रहे हो तो आप GS1 के जो तो सब्जेक्ट है उन पे सोचो, हिस्टोरिकल रीज़न सोचो, ठीक है, चीज़ों के। सोसाइटी पे, सोसाइटल रीज़न क्या होंगे, सोसाइटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। और जोग्राफ़ी, ठीक है, जोग्राफिकल क्या इम्पैक्ट होंगे, इस तरह से आप सोचो मतलब, ठीक है। तो ये भी काफ़ी, और कल्चरल, आर्ट एंड कल्चर भी है ना, तो कल्चरल क्या इम्पैक्ट होंगे, इस तरह से। तो जब आप जो सब्जेक्ट है उसके जो टॉपिक है सिलेबस के उसके हिसाब से भी सोच सकते हो आप, तो ये भी काफ़ी अच्छा तरीका होता है, ठीक है। नहीं हो तो आप खुद से ही सोचो, आप लॉजिक लगाओगे ना, सिंपल लॉजिक, तो उससे काम होगा। लॉजिक आपको हमेशा काम आएगा UPSC में, चाहे वो प्रीलिम्स हो, चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू हो, ठीक हो, ठीक है, कोई भी स्टेज हो, तो उस पर आप लॉजिक आपके काफ़ी ज़्यादा वर्क कर सकते हैं अगर आप लगाओ तो ये मैंने बताया कि कैसे मैं बिना सोचे पॉइंट्स क्रिएट किए, ठीक है। फिर मैंने एक बढ़िया सा कंक्लूजन लिख दिया कि इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर इनकी कैन प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन एनहांसिंग नेविगेशन करेंगे, वही मैंने कंक्लूजन में लिख दिया। जब कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो मैंने वो समराइज़ करी कि टाइम कम कर रहा था मुझे, ठीक है। उसके अलावा, ठीक है, उसके अलावा मैं एक सोलर एनर्जी पे लिखा था, इंडिया इज इमेंस पोटेंशियल फॉर सोलर एनर्जी, देयर आर रीजनल वेरिएशन इन इस डेवलपमेंट, ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो मैंने लिख दिया कि डेटा के इतना 500 गीगावाट का टारगेट है अपना 2030 तक, अब ये करेंटली अपनी 70 गीगावाट इंस्टॉल्ड है, ठीक है, करंट इंस्टॉल्ड, ठीक है। फिर मैंने मैप बना दिया, मैप तो हमेशा ज्योग्राफी में तैयार रहो, मैप तो बिल्कुल, ठीक है, कुछ भी जगह मिले मैप बना दो हाली, ठीक है, नहीं तो ग्लोब बना दो, जैसे आर्कटिक अंटार्कटिक में आप ग्लोब बना देते कि ये आर्कटिक रीजन है, ठीक है, अंटार्कटिक रीजन है, इस तरह से, ठीक है। फिर मैंने अब वो कीवर्ड्स हैं कुछ कुछ कि अपन को सोलर एनर्जी की बात आए तो वन सोलर, वन वर्ल्ड और वन ग्रिड, ये न्यूज़ में चलते रहता है, ठीक है, ये तो लिखना ही लिखना था, ठीक है। रीजनल वेरिएशन क्यों है, तो मैंने लिख दिया कि पॉलिसी नहीं है, फेवरेबल पॉलिसी नहीं है स्टेट गवर्नमेंट की, जैसे कुछ कुछ गवर्नमेंट है वो अच्छा फेवर करती है, गुजरात हुआ, राजस्थान हुआ, तो उससे सोलर एनर्जी अच्छी, सोलर प्लांट्स वहाँ पे ज़्यादा हैं, ठीक है। अल्बीडो तो सनलाइट में वेरिएशन आ सकते हैं, ठीक है, जैसे कुछ कुछ जगह जैसे गर्मी, राजस्थान में सनलाइट ज़्यादा, गर्मी ज़्यादा पड़ती है, ठीक है, कुछ कुछ जगह बादल ज़्यादा रहते हैं नॉर्थ ईस्ट वगैरह में, और नॉर्थन में हिली एरिया में तो वहाँ पे सनलाइट कम पड़ती है, तो वहाँ सोलर पोटेंशियल थोड़ा कम है,
ठीक है। कन्वर्जेंस विद द मेन ग्रिड भी एक रीज़न है कि सोलर एनर्जी की जो ग्रिड होती है वो अलग होती है, उसको मेन ग्रिड जो मेन लाइन में कन्वर्ट कंजर्व करना वो भी काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा है कुछ स्टेट्स में जहाँ पे पहले से इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन लो है, जैसे कि एमपी और छत्तीसगढ़ हुए। ठीक, हाई कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन, ठीक है, जैसे कि क्या बोलते हैं, सोलर ग्रिड है, पता है कि कुछ पॉवर्टी रिडन स्टेट है, जैसे कि बिहार झारखंड हुआ, वहाँ पे हाई कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन होती है तो लोग सेटअप ही नहीं करते हैं। ठीक है, ये भी एक पॉइंट हो सकता है। ठीक है, और लोगों में अवेयरनेस नहीं है इतनी सारी। गवर्नमेंट, अब आप बोलोगे कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन हो रही तो क्या हुआ, गवर्नमेंट स्कीम भी तो बना रही पीएम कुसुम। तो मैंने बोला कि लोगों में अवेयर ही नहीं है भाई साहब, लोग तो स्कीम्स का पेनिट्रेशन ही नहीं, ज़्यादातर लोग ले ही नहीं रहे, स्कीम्स का फ़ायदा ही नहीं उठा पा रहे हैं। ये आप कर सकते हैं। ठीक है, फिर आपको नहीं आ रहा था तो मैंने लिख दिया कि क्या अपन पोटेंशियल को अपन कैसे मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं। तो सोलर रूफटॉप प्रोग्रामिंग डाल दी, पीएम कुसुम तो डाल नहीं था, स्किल ट्रेनिंग रोशनी स्कीम के लिए, क्योंकि सोलर के लिए अपन को कहीं ना कहीं स्किल, थोड़े सेमी स्किल्ड वर्कर चाहिए सोलर प्लांट वगैरह सोलर पैनल सेटअप करने के लिए। और गवर्नमेंट जो है ग्रांट बढ़ा दे स्टेट गवर्नमेंट के लिए कि रिन्यूएबल एनर्जी प्रोग्राम के लिए, इस तरह से। कंक्लूजन में मैंने लिख दिया कि इंडिया इज़ अमंग टॉप 5 एमिटर ऑफ CO2 इन द वर्ल्ड। ठीक है, तो इस ये कैसे अपन वो कर सकते हैं, प्रिवेंट टू ट्रांसफ़र टू रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ाई जाए, कार्बन फुटप्रिंट कम किया जाए, CO2 इमिशन कम किए जाए, तो इस तरह से। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया था। तो ये है कि आपको जब भी आप क्वेश्चन देखें तो थोड़ा टाइम दीजिए, कम से कम 30 सेकंड तो आप दो सोचने को, 30 सेकंड से 1 मिनट तक। ठीक है, एक बार आप क्वेश्चन का फ्रेमवर्क बनाओ। ठीक है, 10 डायरेक्शन में सोचो, पेस्टल लगाओ। पेस्टल नहीं तो आप सिलेबस के पॉइंटर पे सोचो, GS1 का सिलेबस याद होना चाहिए, GS2 का सिलेबस याद करो, GS3 का याद करो। ठीक है, GS4 का तो पूरा सिलेबस की पॉइंटर भी काम हो जाता है। ठीक है, ऑप्शनल पे भी ये चलता है। ठीक है, तो आप सिलेबस आपको रट लेना है अच्छे से। ठीक है, उसके पॉइंटर पे आप सोचोगे ना तो आपको पॉइंट्स आएंगे। ठीक है, और कहीं बार सिंपल लॉजिक काम करेगा, याद रखो हमेशा। ठीक है, तो ये आपने आज अपन ने वीडियो में सीखा। ठीक है, आंसर मैंने आज पहले लिख लिया था, आज मैंने सब बताया कि कैसे आप पॉइंट्स फ्रेम करना है। ठीक है, ठीक है, अब अगला आंसर अपन कल भी लिखेंगे। ठीक है, और नहीं होता आप इस आंसर को पॉज करके देख लो, ये 2-3 आंसर जो मैंने बताए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, और कुछ भी हो तो आप कमेंट में बताओ। ठीक है, और कुछ भी हो तो आप गूगल डॉक फॉर्म है उसमें बताइए, उसमें आप क्वेरी पूछिए। और कुछ हो तो आप अपने आंसर लिखो, भेजो, एवेलुएट कराओ। ठीक है, तो कोई प्रिपरेशन में कोई कुछ कमी नहीं आनी चाहिए। कुछ भी हो आप बोलोगे तो मैं बिल्कुल आंसर करूँगा। मैं वीडियो बनाई है इनफैक्ट, ये जो वीडियो मैंने एक कमेंट के लिए बनाई, सर एक कमेंट जो मेरी वीडियो पे आया था, तो मैं काफ़ी सीरियसली कमेंट पढ़ता हूँ, हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। कोई भी डाउट हो आप पूछिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।